तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और भाई कैसी चल रही है आपकी ज्योग्राफी की तैयारी। मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियोज लाता रहता हूं और आज इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए भूगोल का जो ज्योग्राफी यानी जो कि आपका बुक सेकेंड बुक है उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ, बस्ती तो आप लोग जानवे करते हैं, आप जिस जगह रहते हैं आपका जो मोहल्ला है उसी को बस्ती कहते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानव बस्तियाँ और यह आपका बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यह आपका ज्योग्राफी का सेकेंड बुक है और इसी का हम लोग आज क्लास 12th वाले बच्चों का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ, इसका आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। बहुत आज का क्लास में मज़ा आएगा। यदि अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ये आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा रहा, इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बस्ती का फोटो वगैरह सब भी है ना। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन जो है जो कि आपको अंदर में एनर्जी भर देगा, तो देखिए क्या है आज का मोटिवेशनल लाइन। चलिए चलते हैं मोटिवेशनल की लाइन की ओर। कहता है ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, कभी अपना हौसला हारूंगा नहीं, उम्र भर अपना हौसला हारूंगा नहीं। और ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है और मुझे ज्ञानेंद्र सर का वीडियो को पूरा देखना है। निश्चित रूप से मैं आपकी तैयारी बेहतर करवाऊंगा, ये आपका हौसला है जो कि आपको वीडियो देखना है। ठीक है, और हार नहीं माननी है, एकदम लगातार मेहनत करते जाना है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, पक्का मैं बता रहा हूँ आप तो बहुत खुश होइएगा ही होइएगा, लेकिन आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स और आपके ज्ञानेंद्र सर सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब आपका रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज का प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपके बीच में अब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिशन 450 प्लस के तहत जो भी बच्चे नए हैं, जो भी माँ काली कोचिंग सेंटर से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों अभी का अभी जुड़ जाइए। बस जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल एगो लाल वाला बटन दबा देना है और उसको एकदम सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ये भरोसा कीजिए, ये आपके सर बोल रहे हैं, तो आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे तो करवाएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज का क्लास की ओर। चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए इसमें इमेज भी हम लोग ऐड किए हुए हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल और केवल इसी चैनल पर मिलेगा। और देखिए पहला प्रश्न क्या आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये बहुत सारे आपके जो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल भरे हुए हैं और बहुत सारे टीचर भी हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो बच्चों इस मेहनत के लिए आप अंत तक जुड़े रहना है आप सभी को और बहुत मज़ा आएगा। मैं इस वीडियो में बहुत सारा इमेज को ऐड किया हूं ताकि एग्जाम में आपको इस तस्वीर के माध्यम से भी याद आ जाए उन सब सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए बताइए तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक हम पेन और मार्कर लेकर के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा पहला प्रश्न। आप लोग सोचिए फटाफट तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना जी। चलिए ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि धारावी मलिन बस्तियां कहाँ हैं। आप लोग बताइएगा। धारावी जो मलिन बस्ती है, ये जो बस्ती आप लोग देख सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी जो है, देखते हैं पीछे में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, और ये धारावी मलिन बस्ती इसी का नाम है। इस बस्ती का क्या नाम है, ये जो घर है इसका नाम है धारावी मलिन बस्ती। तो ये बस्ती कहाँ है, कहाँ है ऐसा घर। तो धारावी मलिन बस्ती कहाँ है आप लोग सोचिए। क्या मुंबई में है इस प्रकार का घर, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। ये मुंबई का सीन है। यदि अगर आप मुंबई जाइएगा तो वहाँ आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखेगा, लेकिन आप लोग जब थोड़ा सा मुंबई से थोड़ा सा इलाके से हटिएगा तो आपको देख सकते
सकते हैं यहाँ पर आपको धारावी मलिन बस्ती मिलेगा, झुग्गी झोपड़ी मिलेगा। तो ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है। आप लोग इमेज के माध्यम से भी याद रखिए। तो ये मुंबई में है ना जी, कहाँ पर है ये, मुंबई में है। ठीक है, चलिए याद हो गया पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्न में से, क्वेश्चन पाता है, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, बताइए उत्तर भारत में इसमें से कौन सा है। ठीक है, कहता है पुणे, चेन्नई, कोच्चि और आगरा। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इमेज का सहारा लेना चाहिए। यदि अगर आप रट्टा मारिएगा ना, पक्का कहते हैं भूल जाइएगा एग्जाम में, लेकिन आपके ज्ञानेंद्र सर ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, तो कहता है कि उत्तर भारत में कौन सा नगर है, बताइए कौन इसमें से उत्तर भारत में है। कहता है पुणे, चेन्नई, कोच्चि और आगरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा हो जाएगा इसका आंसर। आगरा कहाँ है, तो उत्तर भारत में। कहाँ पर है बच्चों, उत्तर भारत में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इमेज वगैरह के माध्यम से भी समझेंगे। ये रहा आपका भारत का नक्शा। ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत है। तो सबसे पहले आप सभी को मैप देखने आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैप देखने हम आपको आज सिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले इसको हम प्लस बना लेते हैं। चलिए कोई भी यदि अगर आप मैप देखिएगा ना, तो मैप में आपका ऊपर की दिशा में उत्तर होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या याद रख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा आप सभी को, उत्तर और दक्षिण। इधर इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व। ठीक है, इधर हो जाएगा पश्चिम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट। ऊपर हो जाएगा उत्तर, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, आप बैठे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ साथ बोलिए। चलिए बोलिए तो फटाफट से, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में क्या हो जाएगा पूरब, और इस साइड में क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है जी, याद हो गया ना जी। ठीक है, अब आगे चलिए। कभी कभी क्या होता है, इसके बीच का आपको पूछ देगा। देखिए ऊपर है उत्तर, इधर है पूरब, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम हो गया उत्तर पूर्व। ऐसे 4 ही को दिशा होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा उत्तर पूर्व में कौन है, तो फंस जाइएगा, है ना। अब देखिए इसका बीच वाला जो हिस्सा हुआ इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व। इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण है, पूरब है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, बीच वाला दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर ये कोना कोनी पूछ ले तो SSC, तो पश्चिम है, इधर है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, आप याद रख लीजिए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण है पश्चिम है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए ऊपर है उत्तर, इधर है पश्चिम, तो इसका आंसर, इस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए आपको याद हो गया होगा दिशा, आप 4 को दिशा पहले हम आपको याद करवाए, बोलिए फटाफट से। तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचा हो जाएगा कौन सी, दक्षिण, इस साइड में पूरब, इधर पश्चिम। इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऊपर हो जाएगा कौन सी, उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा कौन सी, उत्तर पश्चिम का है, उत्तर और पश्चिम के बीच वाला हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, दक्षिण पश्चिम। चलिए याद हो गया आप सभी को, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो कहता है क्वेश्चन, अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपको क्या बोला, उत्तर भारत में कौन है, उत्तर भारत में कौन है, आगरा। तो आगरा बताइए उत्तर भारत में नहीं होगा, आगरा कहाँ है, यूपी में है। आगरा कहाँ, ये रहा आपका यूपी, तो आगरा कहाँ है, यूपी में है। तो आगरा में जानते करते हैं आप लोग ताजमहल है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए भारत की किस दिशा में है, ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा में। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बाकी और सभी आप लोग जानवे करते हैं, कोच्चि केरल में हो जाएगा, बाकी पुणे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, पुणे कहाँ हो जाएगा बच्चों, तो पुणे हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र में, चेन्नई आप लोग जानते हैं, कोच्चि केरल में हो जाएगा, आगरा आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का प्रश्न को आप लोगों को समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीका से मैप का ज्ञान होना चाहिए। नक्शा को, इंडिया का जो मैप है उसको अपने घर में लगाइए और उसको बढ़िया से रिविजन करते रहिए, रट्टा मारिएगा तो एग्जाम में नए क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है बताइए मेरठ जो है महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित, बताइए मेरठ कहाँ पर है। कहता है बिहार में है, राजस्थान में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में। बताइए तो मेरठ कहाँ हो जाएगा, आप लोग बताइए तो मेरठ कहाँ हो जाएगा।
मेरठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेरठ यूपी में पड़ता है, आप लोग याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश आप लोग याद रख लीजिएगा, मेरठ कहाँ है तो मेरठ यूपी में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, याद हो गया ना। चलिए चौथा प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है निम्नलिखित में से ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, कौन कैपिटल नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोध गया। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी आप लोग जानबे करते हैं चंडीगढ़ हो जाएगा, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, दो जगह का राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। तो चंडीगढ़ क्या है? यह एक राजधानी है, या क्या है? राजधानी। बाकी कानपुर राजधानी नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, बोध गया भी राजधानी नहीं है, तो ये राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजधानी कौन है तो चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चलिए 4 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? बोला कि कौन ऐसा जगह जो नदी के बगल में न है? बताइए तो नदी के बगल में कौन नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। बताइए तो कौन सा ऐसा जगह है जो कि नदी के बगल में नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है एमपी में हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर है भोपाल। तो ये नदी के बगल में नहीं है। बाकी आपका पटना भी गंगा नदी के बगल में है, आगरा आप सभी जानते हैं यमुना नदी के बगल में है, और कोलकाता हुगली नदी के बगल में है। क्या जी? कोलकाता यहाँ पर है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये भी नदी के बगल में, हुगली नदी के बगल में है। कौन सा? हुगली। ठीक है, चलिए पटना गंगा नदी, आगरा हो जाएगा आपका यमुना नदी के बगल में। ठीक है, याद हो गया सभी को। कहता है कि फरीदाबाद जो है बच्चों किस राज्य का एक शहर है? बताइए फरीदाबाद कहाँ पर है? जो बच्चे फरीदाबाद वाले होंगे तो बताइएगा फरीदाबाद कहाँ है? यूपी में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में। बताइए तो पंजाब ये कहाँ है, फरीदाबाद कहाँ है? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी को मालूम है कि हरियाणा में ही है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो जगह है वो कहाँ है बच्चों? तो हरियाणा में है आपका फरीदाबाद। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न हम लोग देख लिए फटाफट से। 7वां प्रश्न ये रहा, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? आप लोग बताइए तो भारत में कितने गांव हैं? 5.93 लाख, 5.12 लाख, 4.93 लाख, 3.93 लाख। क्या हो जाएगा? बताइए तो भारत में कितने गांव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.12। ठीक है, 5.12 लाख हो जाएगा। ठीक है, लगभग याद रख लीजिएगा आप लोग, 5 लाख के आसपास में गाँव है। ठीक है, 5,12,000 हुआ। कहता है अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि उदयपुर जो नगर है वह किस राज्य में है? बताइए उदयपुर कहाँ पर है? गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में। बताइए उदयपुर कहाँ हो जाएगा? बताइए तो क्या हो जाएगा? उदयपुर आप सभी जानते हैं, उदयपुर राजस्थान में है। जयपुर, उदयपुर ये सभी का सभी आपका राजस्थान में हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछे जयपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जयपुर आपका गुलाबी शहर है, पिंक सिटी के नाम से फेमस है। तो जयपुर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में ही आपका हो जाएगा। चलिए आज प्रश्न आसान है। चलिए ये रहा प्यारा सा प्रश्न, कहता बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? ये है आपका बाबा बुदन की पहाड़ी। आप लोग बताइए कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? आप लोग सोचिए जरा सा। कहता कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड में है, उड़ीसा में। ये पहाड़ी कभी आपने देखा है? कभी आपने देखा है बाबा बुदन की पहाड़ी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। आप लोग कभी कर्नाटक जाइएगा तो ये इस प्रकार का बाबा बुदन की पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है बच्चों? तो कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर्नाटक आप सभी को मैप में मालूम है, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। तो बाबा बुदन की पहाड़ी यहीं पर हो जाएगा। हम आपको मैप भी याद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सा जो समुंदर के बगल में नहीं है? आगरा है, पटना है, भोपाल है, मुंबई है। समुद्र के तट पर कौन अवस्थित है? नहीं बल्कि है। तो कहता है 10वां प्रश्न कहता है कि, चलिए इसको पहले थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो जगह है वो समुंदर के बगल में है? बताइए आगरा, पटना,
भोपाल, मुंबई। बताइए कौन सा ऐसा जगह है जो कि समुंदर के बगल में है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। तो मुंबई जो आपका है वह आपका समुंदर के बगल में, आप लोग जानते हैं मुंबई, कभी आप लोगों ने इमेज वगैरह देखा होगा, तो ये आपका समुंदर के बगल में हो जाएगा मुंबई, ठीक है। चलिए ये रहा आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है कि मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बताइए मिकिर जो पहाड़ी है वो कहाँ है? ये रहा आपका मिकिर पहाड़ी। थोड़ा देखिए आप लोग इमेज वगैरह में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा धुंधला भी हो सकता है, लेकिन बताइए मिकिर पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है, या फिर मेघालय में? आप लोग बताइए कि मिकिर पहाड़ी कहाँ हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी की बात हो रही है तो मिकिर पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? आप लोग फटाफट सोचिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? असम में। तो मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में स्थित। आप लोग याद रखिएगा असम में है मिकिर पहाड़ी। कभी आप असम जाइए घूमने के लिए तो वो आपको मिकिर पहाड़ी वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी, देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको बोले थे ना उत्तर पूर्वी वाला, कहता उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। कहता उत्तर पूर्वी भारत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका दक्षिणतम राज्य होना चाहिए। तो कहता तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। तो कहता आपको उत्तर में जाना है, उत्तर पूर्व जाना है, लेकिन दक्षिण भी जाना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ पर तो मैप नहीं है, नहीं तो मैप में बताते। चलिए यहाँ से देख लीजिए आप मैप को। अब देखिए कहता है उत्तर पूर्वी में, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, इधर हो जाएगा पूर्व, उत्तर पूर्व में यह त्रिपुरा हो जाएगा, उत्तर पूर्व में बोला दक्षिण, दक्षिण मैंने फिर नीचा, तो उत्तर देख लीजिए ऊपर हो गया, इधर हो गया कौन सी पूर्व हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व में दक्षिणतम राज्य। तो ये जो आपका त्रिपुरा है यहाँ पर, ये त्रिपुरा, तो ये आपका उत्तर में भी है, ठीक है, ऊपर हो गया उत्तर, और उत्तर पूर्व में भी है और दक्षिण में भी है, ठीक है, ये दक्षिण नीचे हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नक्शा से भी याद होना चाहिए सब सारी चीज़ें। चलिए एक प्रश्न को हम लोग देख लिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में ये है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? बताइए तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम है, या फिर मैनचेस्टर है, या फिर ओसाका है, या फिर फ्रैंकफर्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम जो है यह एक सांस्कृतिक नगर है, वहाँ पर बहुत सारा ईसाई वगैरह का सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कहता है बताइए कौन सा शहर जो है वह तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर जो है वह तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, या फिर चेन्नई, या फिर सलेम, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहता है कौन सा शहर जो है वह तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयम्बटूर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, सलेम हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है तमिलनाडु का मैनचेस्टर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए 15वां प्रश्न यहाँ पर है, किस पर्वत पर ऊटी जो है पर्यटक स्थल जो है वह केंद्र स्थित है? बताइए कौन सा ऐसा पहाड़ी है जहाँ पर कि ये ऊटी जो है आपको देखने को मिलेगा? तो ऊटी जो पर्यटक केंद्र है वह कौन सा पहाड़ी पर है? अरावली की पहाड़ी पर है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है, या फिर सतपुड़ा पहाड़ी पर है, या फिर विंध्य पर्वत पर है? कहाँ पर है ऊटी? तो ऊटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी में आपको हो जाएगा ऊटी। ऊटी आप लोग कभी जाइए घूमने के लिए, ये आपको एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा तस्वीर आपको दिख रहा होगा। तो ये ऊटी जो है आपको नीलगिरी में आपको मिल जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर आपको ऊटी पर्यटक क्षेत्र है। ये सारा का सारा तमिलनाडु वगैरह में है, ठीक है। चलिए ये ऊटी आपका यहाँ तमिलनाडु में हो जाएगा, यहाँ पर आप कभी जाइए घूमने के लिए। कहता निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? कहता निम्न में से कौन जो है वो प्राचीन राजधानी नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना, या फिर जमशेदपुर? क्या हो जाएगा प्राचीन नगर की राजधानी? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पटना। पटना जो है ये प्राचीन जो राजधानी नगर है, ये पटना जो है आपका प्राचीन राजधानी नगर है। आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, और ये सबसे प्राचीन नगर की राजधानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
अब 17वां प्रश्न ये रहा, कहता हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइए कि हैदराबाद जो है और सिकंदराबाद जो है इस शहर को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है इसका आंसर आप लोग बताइए। तो कहता है जुड़वा कहा गया है, डार्क कहा गया है, स्लम कहा गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा कहा गया। ये जुड़वा है, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है, ठीक है। जैसे नहीं होता जुड़वा जन्म ले लिया, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है ये आपका जुड़वा शहर कहला जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है कि माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है। बताइए माउंट आबू जो है वह किस प्रकार का नगर है। क्या ये घूमने लायक जगह है, पर्यटन नगर हो जाएगा, प्रतिरक्षा नगर हो जाएगा, पत्तन नगर हो जाएगा, या फिर शैक्षिक नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए। तो माउंट आबू कैसा नगर है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन नगर हो जाएगा। माउंट आबू आपको राजस्थान में है, और ये राजस्थान जो जगह है ये आपका घूमने लायक जगह। आप कभी जाइएगा माउंट आबू, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, और ये जगह काफ़ी घूमने लायक जगह है। मज़ा आएगा आपको। यहाँ आप पर्यटन के तौर पे जा सकते हैं, कभी घूमने के लिए जा सकते हैं। कभी अगर आपका इच्छा हो तो आप माउंट आबू जाइएगा अवश्य रूप से, ठीक है। तो ये आपका घूमने लायक जगह हो जाएगा, पर्यटन नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न कहता है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है। प्राचीन नगर का उदाहरण हो जाएगा, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का हो जाएगा, मध्यकालीन नगर का हो जाएगा, या फिर आधुनिक नगर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो गाजियाबाद जो है वह सैटेलाइट जो है वह अनुषंगी नगर के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट वगैरह का वहाँ काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद जो है वह सैटेलाइट अनुषंगी नगर हो जाएगा, ठीक है। 19 हो गया। 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जिसका की बाउंड्री चीन को टच करता है। कहता असम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चीन की सीमा को टच करता है। आप लोग बताइए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वह चीन की सीमा को टच करेगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका मैप। तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है वह चीन की सीमा को टच करेगा। ऊपर में चीन है, आप सभी जानते हैं कि ये जो चीन है इसका बाउंड्री इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से इसका बाउंड्री है। ये आपका भूटान हो जाएगा, यहाँ पर ये विदेश है भूटान, भूटान दूसरा देश हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह चीन के बाउंड्री को टच करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर लद्दाख भी हो सकता था, हिमाचल प्रदेश भी टच करेगा, उत्तराखंड भी टच करेगा, और आपका जो यहाँ पर है सिक्किम जो है सिक्किम जो है सिक्किम भी टच करेगा, और आपका अरुणाचल प्रदेश भी टच करेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए हम इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश टिक कर दिए। आपको मैप अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ऊपर में चीन लिखा हुआ है, तो चीन का जो बाउंड्री है वह किसको किसको टच करेगा आप मैप में आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। लद्दाख को टच करेगा, हिमाचल प्रदेश को टच करेगा, उत्तराखंड को टच करेगा, आपका यहाँ सिक्किम को टच करेगा, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश को यहाँ टच करेगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था, इसीलिए इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है। फिर उसी प्रकार से है कि कौन सा राजधानी नगर है। नागपुर है, कानपुर है, गोरखपुर है, या फिर रायपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग जानबे करते हैं रायपुर हो जाएगा। तो कौन सा राजधानी नगर है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगा रायपुर। तो ये राजधानी कौन सा इसमें से है, तो केवल और केवल रायपुर जो है वो राजधानी है, बाकी कोई भी राजधानी वाला शहर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जितना भी 28 गो राज्य है, कितना राज्य है 28 गो है, तो 28 राज्य का आप क्या कीजिए राजधानी उसका याद कर लीजिए। क्या कि देख सकते हैं आपको इस टाइप का प्रश्न पूछता है, तो सब आपको 28 राज्य का राजधानी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको वो भी याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि चलिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपके बीच में ये रहा, कहता निम्न इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है।
यहाँ क्वेश्चन क्या बोला कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, ठीक है। तो कहता है जमशेदपुर, सलेम, रुड़की या फिर दुर्गापुर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जो कि औद्योगिक नगर नहीं है, जहाँ पर कि कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई भी खनन वाला काम नहीं होता है, मिट्टी उट्टी से निकालने वाला काम नहीं होता है, कहीं भी लोहा वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, लोहा कोयला वगैरह नहीं मिलता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जमशेदपुर, सलेम, रुड़की या फिर दुर्गापुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रुड़की। क्योंकि रुड़की जो है आईआईटी रुड़की वगैरह आप लोग जानते हुए करते हैं, ये इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। इंजीनियर वगैरह जो बनता है ना, तो यहीं से बनता है आईआईटी रुड़की वगैरह, जो वहाँ पर कॉलेज वगैरह है। तो इसी कॉलेज से आपको इंजीनियर वगैरह आप बन सकते हैं। बाकी और सब इधर जाइएगा तो आपको एकदम वर्क मिल जाएगा, लोहा फैक्ट्री में काम कीजिएगा, कोयला फैक्ट्री में काम कीजिएगा, ठीक है। तो जमशेदपुर हो जाएगा, सलेम हो जाएगा, दुर्गापुर, यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह सब है। तो आप यहाँ फैक्ट्री वगैरह में काम कर लीजिए, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। और बाकी जो आईआईटी रुड़की वगैरह है, ये आपका एकदम दिमाग से रिलेटेड है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा, इंजीनियर वगैरह बनिएगा। तो इंजीनियर वगैरह यहाँ बनिएगा। बाकी फैक्ट्री वगैरह कहाँ हो जाएगा, जमशेदपुर, सलेम, दुर्गापुर, ये सब जगह फैक्ट्री वाला इलाका है, ठीक है। तो मज़ा आ गया होगा इस प्रश्न को देख करके। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है वह समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। कहता समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। कहता कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम या फिर कांडला। बताइए तो कौन सा समुद्र के बगल में नहीं है। तो समुद्र के बगल में आपका आगरा नहीं है, क्योंकि आगरा ये नदी के बगल में है, यमुना नदी के बगल में आगरा है। बाकी कोच्चि, केरल, वे सब समुद्र के बगल में, विशाखापट्टनम भी आपका समुद्र के बगल में है, कांडला भी आपका समुद्र के बगल में हो जाएगा। आगरा नदी के बगल में है, तो बोला समुद्र वाला बोला आंसर, तो इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा। तो ये समुद्र के बगल में नहीं है, ठीक है। याद हो गया होगा आप सभी को। आज मैप का क्वेश्चन खूब आ रहा है, इसलिए आप मैप को अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है भिलाई। भिलाई जो है किस वर्ग का है। बताइए तो भिलाई जो है किस वर्ग का है। औद्योगिक नगर है, या फिर बिजनेस वाला एरिया है, या फिर खनन वाला है, या फिर परिवहन वाला हो जाएगा। तो भिलाई जो है किस प्रकार का एरिया हो जाएगा, वो औद्योगिक नगर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भिलाई जो है आपका ये औद्योगिक नगर कहलाता है, ठीक है। अगला है कि नोएडा। नोएडा जो है वह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बताइए आपका जो नोएडा है वह किस राज्य में स्थित है। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर पंजाब है। बताइए तो नोएडा जो है वो कहाँ पर है। नोएडा वो कहाँ पर, आप लोग बताइए कहाँ पर हो जाएगा नोएडा। तो नोएडा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूपी। यूपी आप कभी जाइएगा तो यूपी में एक जगह है उसका नाम है नोएडा। तो नोएडा कहाँ है तो बच्चों, तो यूपी में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कहता है, देखिए कहता है मेगा नगर की जनसंख्या जो होती है वह कितनी होती है। कितना नगर का जनसंख्या होगा कि उसको मेगा नगर कहा जाएगा। कहता है 10 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या फिर 1 लाख के आसपास में। तो बताइए मेगा नगर कहाँ से कहाँ तक कहला जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आप लोग सोचिए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 लाख से अधिक रहेगा जनसंख्या तो उसको हम लोग बोलेंगे मेगा नगर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। बताइए इसमें से कौन सा जो ऐसा मेगा नगर है जिसका जनसंख्या सर्वाधिक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जगह कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो मेगा नगर है बट इसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न कहता है कि भारत में नगरीय आबादी है। बताइए भारत में कितने परसेंट जो है नगर में रहने वाले लोग हैं। कितने परसेंट नगरीय आबादी है। 31%, 41%, 51% या फिर 61%। तो नगरीय आबादी कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31%। तो 31% जो है वह आपका नगरीय आबादी में कहला जाएगा। 31% जो लोग हैं वो शहरी है, बाकी और सब ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। 29वां प्रश्न कहता है रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है। आप लोग बच्चों बताइए कि रांची जो है वह किस राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार या फिर झारखंड। किसकी राजधानी हो जाएगा रांची, देख रहे हैं ना, झारखंड की राजधानी हो जाएगा रांची। हम आपको पहले बोल दिए हैं कि राजधानी अवश्य याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पक्का रहने वाला है, ठीक है। राजधानी याद होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको कि राजधानी पहले से याद होगा, बचपन में याद कर लिए होंगे, है ना जी। चलिए
अब 30वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण कहलाती। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती जो है वह नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। तो बताइए नदी के किनारे जो है वो किस प्रकार की बस्ती होती है, वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय या फिर चौकपट्टी। तो नदी के किनारे किस प्रकार की बस्ती हो जाएगी आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, तो इस प्रकार नदी के जो बगल बगल में जो बस्ती होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय। अब मान के चलिए यहाँ घर है, यहाँ भी कोई घर बना लिया, यहाँ भी कोई घर बना लिया, ठीक है, और यहाँ भी कोई घर बना लिया, तो एक रेखा में घर बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय। तो नदी के किनारे में जो भी घर बनता है वह रेखीय बनता है, क्योंकि नदी ऐसे से जाता है और लोग अपना किनारे किनारे घर बनाते रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेखीय, यानी एक रेखा में लोग घर बनाता है। ठीक है, 31वां प्रश्न कहता है कि तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है। बताइए तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर असम। तो तेलंगाना किसकी राजधानी हो जाएगा आप सभी बताइए। तो तेलंगाना किसकी राजधानी हो जाएगा, हैदराबाद की राजधानी हो जाएगा तेलंगाना। इसका आंसर आप लोग जानबे करते हैं, हैदराबाद की राजधानी हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है, हैदराबाद। ठीक है, तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। ठीक है, अब तेलंगाना किसकी राजधानी हो जाएगा, हैदराबाद का। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको उल्टा तरीका से याद रख लीजिएगा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न आपके बीच में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो प्राचीन नगर है, नालंदा हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा प्राचीन नगर हो जाएगा, आप लोग सोचिए जरा सा, तो इनमें से कौन सा प्राचीन नगर हो जाएगा। आप लोग जानबे करते हैं नालंदा जो है, नालंदा ये अपना बिहार हो जाएगा। तो बिहार जो नालंदा है बिहार, तो वो जो प्राचीन नगर है, सबसे पुराना नगर है। तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्राचीन हो जाएगा, तो नालंदा सबसे पुराना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नालंदा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है। बताइए तो भारत में जो ग्रामीण अधिवास है उसके प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, कितना प्रकार का ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, 4, 2 या फिर 8 या फिर 14 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवासों की संख्या होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके बीच में, कहता है इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है। बताइए इनमें से जो शहर है, इनमें से कौन सा शहर जो है वह पश्चिमी भारत में हो जाएगा, पश्चिम वाला भारत में। राजकोट हो जाएगा या फिर धनबाद हो जाएगा, पुरी हो जाएगा या फिर इनमें से सभी नहीं हो जाएगा। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कौन है जो कि पश्चिम भारत में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकोट। तो राजकोट जो है ये आपका पश्चिम भारत में है। ठीक है, गुजरात वगैरह में आता है राजकोट। ठीक है, तो राजकोट आपका पश्चिम भारत में हो जाएगा, यानी इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न कहता है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है। तो बताइए वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय या फिर चौकपट्टी। इसका आंसर आप अभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रेखीय। तो रेखीय बस्ती जो है वह सड़क के किनारे होगा। अगर रोड की बात अगर किया जाए तो ये रहा आपका हाईवे, तो रोड के बगल में भी उसी प्रकार का बस्ती मिलेगा जिस प्रकार से कि नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो नदी के किनारे या रोड के किनारे जो बस्ती होता है या फिर नहर के किनारे जो बस्ती होगा उस बस्ती का नाम होगा रेखीय बस्ती। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेखीय बस्ती, यानी एक रेखा में इसका घर होता है। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न कहता है कि कई बार बस्ती जो होता है भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाती है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। तो ऐसी बस्ती को क्या कहा जाता है। बताइए तो कई बार क्या होता है भौतिक रूप से, जब कभी जलवायु में परिवर्तन आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो उस समय से क्या होता है कि कई बार जो भौतिक स्वरूप होता है वह थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पृथक हो जाता है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। तो इस प्रकार की बस्ती क्या कहलाती है, गुच्छित हो जाएगा, अर्धगुच्छित हो जाएगा या फिर पल्ली बस्ती हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको पल्ली बस्ती कहा जाता है जब उसका भौतिक स्वरूप थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लेकिन वह क्या होता है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है, तो उस बस्ती को कहा जाता है पल्ली बस्ती। क्या कहा जाता है, पल्ली बस्ती। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 37वां प्रश्न वही ही टाइप का क्वेश्चन है। कहता है पल्ली बस्ती को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पाड़ा, पन्ना, नंगला या फिर पाली या फिर ढानी या फिर उपरोक्त सभी। बताइए तो पल्ली बस्ती का क्या क्या नाम है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पल्ली बस्ती का सब, पल्ली बस्ती को जो हम लोग पाड़ा या पन्ना, नागला, पाली या फिर ढानी यानी इनमें से ऑल यानी पल्ली बस्ती को इन सभी नामों से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, तो पल्ली बस्ती का बहुत सारा नाम हो जाएगा, ये सब नाम पल्ली बस्ती का ही है। चलिए ये रहा। कहता है भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में निम्न में से किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो कहता है भारत का जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है उनमें किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जो हम लोग का भारत का जो जलोढ़ मैदान है, जैसे हम लोग का उत्तर भारत हो गया, तो यह जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो ये मैदान में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? गुच्छित बस्तियाँ, ढानी या फिर परीक्षित बस्तियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुच्छित बस्ती हो जाएगा। हम लोग का जो इलाका है वह इलाका में एकदम बस्ती जो होता है एकदम पूरा सटा सटा रहता है, इसको बोलेंगे गुच्छित बस्ती। क्या बोलेंगे? गुच्छित बस्ती। ठीक है, यानी एकदम एक बस्ती एक दूसरे के बगल में रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे गुच्छित। क्या बोलेंगे? गुच्छित, माने गुच्छा में नहीं कहता है अंगूर का गुच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुच्छित बस्तियां। ठीक है, 39वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक खनन नगर नहीं है? तो कौन सा इसमें खनन नगर नहीं है? रानीगंज, झड़िया, बनारस या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए तो खनन नगर कौन सा नहीं हो जाएगा? बनारस। बनारस तो आप लोग जानबे करते हैं, बनारस आपका यूपी में हो जाएगा। तो वहाँ पर कोई भी खनन से रिलेटेड नहीं है, ना ही वहाँ कोई सोना का खान मिलेगा आपको, ना ही कोई तरह का आपको वहाँ पर खजाना मिलने वाला है। तो बनारस जो है आप लोग सुने होंगे खाई के पान बनारस वाला, तो वहाँ आपको केवल पान मिलेगा, ना कि सोना चांदी जमीन के अंदर से मिलेगा। बाकी आप लोग रानीगंज एक मूवी देखे ही होंगे, किस प्रकार से वहाँ कोयला वगैरह निकाला जाता है, जो कि मजदूर लोग फंस गए थे। 40+ मजदूर इस रानीगंज कोयला का खान में फंस गए थे, है ना, उसके निकाला गया। तो उस पर एक मूवी भी बना हुआ है और अक्षय कुमार का मूवी है। आप लोग रानीगंज मिशन रानीगंज मूवी अवश्य देखिएगा, बहुत मज़ेदार मूवी है, उसका नाम है मिशन रानीगंज। ठीक है, बाकी आप लोग जानबे करते हैं जो झड़िया है वहाँ आपका लोहा वगैरह सब निकलता है, बाकी बनारस से कुछ भी नहीं निकलता है, केवल पान मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कहता है 40वां प्रश्न कहता है कि सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर आदि के किनारे जो ग्रामीण बस्ती है वह किस प्रकार का होगा? रैखिक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप या फिर चौकपट्टी प्रतिरूप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना आसान है ना, आपको बताए भी हैं कि रैखिक हो जाएगा। अब देखिए सड़क के किनारे आप लोग जानवे गए, रोड के बगल में किस प्रकार का बस्ती होगा? तो रैखिक हो जाएगा। रेलवे लाइन भी वही हो गया, नदी भी वही हो गया, तो नहर भी वही हो गया। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है कि नदी हो गया, नहर हो गया, तो ये सब के किनारे जो बस्ती होता है उस बस्ती का प्रतिरूप कैसा होगा? तो वो रेखीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय, माने एक रेखा में एक तरफ से घर रहता है, वहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर। इसका आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? रेखीय प्रतिरूप। चलिए 41वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, 41वां प्रश्न कहता है कि किसी भी प्रकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? मानव बस्ती, कस्बा, ग्राम, नगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसी भी प्रकार का जो घर होता है, घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बस्ती। क्या हो जाएगा? बस्ती। तो किसी भी प्रकार का जो घर होता है, घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी घर है तो घरों का समूह को मानव बस्ती ही न कहेंगे। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 42वां प्रश्न। अब आपका अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा, ठीक है चलिए, कहता है निम्न में से कौन सा एक मध्यकालीन नगर का उदाहरण है? बताइए तो। कहता है इनमें से कौन सा एक जो नगर है वह जो है मध्यकालीन नगर का उदाहरण है? लखनऊ, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मध्यकालीन नगर कौन हो जाएगा? मिडिल क्लास का नगर जो हो जाएगा। मध्यकाल जब भारत आया था ना,
तो भारत भी बहुत प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि पहले का भारत हो गया, पूर्व काल हो गया, मध्यकाल हो गया, जब बाबर वगैरह सब थे वो मध्यकालीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आधुनिक भारत चल रहा है। तो मध्यकालीन भारत में कौन सा नगर को बसाया गया था? लखनऊ, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखनऊ जो है ये आपका यूपी में है, वो मध्यकालीन नगर के श्रेणी में आता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एक आधुनिक नगर है? नया वाला नगर कौन सा? नया वाला आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न। तो कहता है गोवा, मदुरै, जयपुर या फिर आगरा। तो आधुनिक नगर कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा सबसे नया है, तो गोवा हो जाएगा आपका मॉडर्न नगर हो जाएगा, आधुनिक नगर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर धार्मिक नगरों का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा नगर जो है वह धार्मिक नगर कहलाता है? शिमला, झड़िया, सहारनपुर या फिर उज्जैन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन में आप लोग जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल का मंदिर है उज्जैन में। आप लोग कभी जाइएगा, उज्जैन घूमने लायक जगह है, ठीक है। तो उज्जैन में आपको महाकाल का मंदिर मिल जाएगा, तो ठीक है। तो उज्जैन जो है एक धार्मिक नगर है, क्योंकि शिव जी से रिलेटेड है, और वहाँ आपको महाकाल का प्रसाद खाने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि तालाब के किनारे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? वृत्ताकार, गोलाकार, रेखीय या फिर गोलाकार, ठीक है ना। तो वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय या फिर गोलाकार। बताइए किस प्रकार का बस्ती होगा आपका तालाब के बगल में? तालाब के बगल में किस प्रकार के बस्ती होगा? आप लोग सोचिएगा जरा सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलाकार। गोलाकार कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये रहा तालाब, तालाब का पानी स्थिर होता है, ठीक है। तो तालाब के बगल में जो बस्ती होगा तो वो गोलाकार होगा, क्योंकि हम यहाँ घर बना लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ घर बना लीजिएगा, ठीक है। आपका भाई यहाँ घर बना लेगा, ठीक है। आपका जो ससुराल वाले होंगे यहाँ घर बना लेंगे, ठीक है। तो सब आदमी यहाँ पर घर बना लेगा, तो कैसा बस्ती हो जाएगा? गोलाकार बस्ती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? यानी गोल 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 घर बना लेगा। तो यानी कहा जाए तो तालाब के बगल में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना, तालाब, ठीक है, तालाब, अब सही है ना जी। तालाब के बगल में जो बस्ती होगा वो बस्ती हो जाएगा गोलाकार, ठीक है। बाकी अगर यही क्वेश्चन रहता कि नदी के पास कैसी बस्ती हो जाएगी, तो ये जो नदी है इसका आंसर होता रेखीय, या फिर रेलवे ट्रैक होता तो रेखीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? निर्माण उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर शैक्षिक? बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वे सबसे अधिक वो कौन सा काम करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? तो वे कृषि काम को करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा काम होता है? तो कृषि वाला कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। अब चलिए कहता है अगला प्रश्न कि पहाड़ी भागों में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? पहाड़ी भागों में किस प्रकार की बस्ती होगा? गुच्छित होगा, परिक्षिप्त हो जाएगा, पल्लीकृत हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा? बताइए तो पहाड़ी वाला इलाका में किस प्रकार का बस्ती होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि परिक्षिप्त बस्ती मतलब हो गया आपको पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका में बस्ती कहाँ बसा है? कोई यहाँ बसा लिया, ठीक है, कोई इस प्रकार से बसा लिया, तो इस प्रकार का बस्ती को बोलेंगे परिक्षिप्त। क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त। तो पहाड़ी इलाकों में कैसा बस्ती हो जाएगा? याद रख लीजिएगा आप लोग, पहाड़ी रहे, पठाड़ी रहे, प रहेगा तो परीक्षित में टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 1 लाख से अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? 1 लाख से अधिक, तो 1 लाख से अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला नगरीय केंद्र होगा क्या कहलाएगा? नगर या प्रथम वर्ग का नगर, महानगर कहलाएगा, मेगा नगर कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक वाला जो जगह होगा उसको क्या कहा जाएगा? आप लोग बताइए तो। उसको कहा जाएगा नगर या कहा जाएगा या फिर प्रथम वर्ग का नगर कहा जाएगा? जिसका जनसंख्या 1 लाख से अधिक होगा उसको हम लोग नगर बोलेंगे, या फिर प्रथम वर्ग का नगर बोलेंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है, कहता है कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? बताइए, 10 लाख से 50 लाख का जो जनसंख्या होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? नगर कहेंगे, महानगर कहेंगे, मेगा नगर कहेंगे, या फिर इनमें से कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे इसको बताइए? तो इसको हम लोग बोलेंगे महानगर। क्या बोलेंगे बच्चों? महानगर। यानी 10 लाख से 50 लाख का जनसंख्या जो कहलाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो महानगर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रहा अंतिम प्रश्न। ये रहा अंतिम प्रश्न, कहता है कि पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? जो कि पास पास जो घर रहता है उस बस्ती को क्या कहेंगे? बताइए तो इसका आंसर आप सभी जानबे करते हैं, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए थे आपको। तो उस प्रकार की बस्ती को कहेंगे गुच्छित। क्या कहेंगे? गुच्छित ना, बोलते अंगूर का गुच्छा। तो यानी सब जगह सट सट के लोग घर बनाएगा, तो उस प्रकार की बस्ती को बोलेंगे गुच्छित बस्ती बोलेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव कराया, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। और हाँ, इस वीडियो को आप एकदम अपने जो दोस्त वगैरह सब हैं उसके पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि भाई शेयर करने से घटता थोड़ी ना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को इस प्रकार से लगातार वीडियो लाते रहता हूँ। और हाँ, जाने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप अपने प्यारे सर ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक लाइक वाला बटन दिखेगा, वो लाइक भी करके जाना है। ठीक है, और हाँ, एकदम मस्त सा कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर से हम लोग अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ।